सही किसी बहुत बड़े घर से ताल्लुकात तो रखती नहीं थी। उसके पापा टीचर थे जो कुछ ही सालों बाद रिटायर होने वाले थे। उसको मालूम था कि अगर उसने अपने घर वालों को ये सब बताया तो वो उसको जॉब छुड़वा कर घर बुला लेंगे। सही ने पुलिस से भी हेल्प लेनी चाहिए, बट उन्होंने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। वो तो विवोर के तलवे चाटने वाले भ्रष्ट लोग थे जो पुलिस की वर्दी को दाग लगा रहे थे। जब रात वो आशीष से मिलने हॉस्पिटल गई तो उसके मम्मी पापा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि वो उनके बेटे से दूर ही रहे। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आई तो वहाँ उसके कलीग्स को तब तक सब पता चल चुका था। वो जानते थे कि सही के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग खुद कॉमन पीपल थे और उनकी खुद की भी फैमिली थी, तो कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। आशीष ने सही को कॉल कर हाथ जोड़ दिए कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका साथ नहीं दे रहे और उस पर गुंडे लगातार प्रेशर बना रहे हैं। सही को उसकी कुछ फ्रेंड्स ने एडवाइस दी कि वो जॉब छोड़कर वापस अपने शहर लौट जाए। थोड़ी कम सैलरी वाली जॉब मिलेगी और ना भी मिले तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट अपने घर में तो रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात कि उसकी इज्जत तो बच जाएगी। सही शाम को जब अपने पीजी वाली गली में पहुंची तो वहां विभोर को खड़ा देखा। उसको देखते ही सही की गिग्गी बंद गई। वह अपने चेलों के साथ खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। सही को देख वो उसके आसपास आया। बहुत इंतजार कराया तुमने, बहुत बुरा लग रहा है देख कर कि तुम यहाँ इस पीजी में रह रही हो और बस के धक्के खा रही हो। मुझे हाँ कह दो, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। सही रोने लगी। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी चैन से जी लेने दो। मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। विभोर उसका मखौल उड़ाता हुआ उसके पास आ उसके कंधों को छूने लगा। मैं भी तो ऐसा कह सकता हूँ कि तुम मुझे मेरा सपना पूरा कर लेने दो जो मैंने तुम्हारे साथ देखा है। सही को उस आदमी से घिन आने लगी थी। वह अपने पीजी की तरफ दौड़ पड़ी तो विभोर अपने चेलों के साथ हंसने लगा और पीछे से चिल्लाया, 6 दिन है तुम्हारे पास। उस रात सही डर से सो भी नहीं सकी। उसे हर पल विभोर की नज़रें खुद पर फील होती थी। विभोर की ताकत के आगे कोई भी कुछ भी बोल नहीं पाता था, और जब पुलिस ही उसके सामने खौफ खाती थी तो कॉमन लोगों की बिसात ही क्या थी। सही इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी। नेक्स्ट डे वो ऑफिस के लिए निकली तो विभोर का चेला उसके पीछे पीछे चलने लगा। सही डर कर तेज कदमों से चल पड़ी तो वह भी उसके पीछे दौड़ लिया और जानबूझकर उससे टकरा गया। ऐसा हर रोज होने लगा। विभोर के आदमी सही का ऑफिस तक फिर वहाँ से घर तक पीछा करते। कभी गंदी फप्तियाँ कसते तो कभी भाभी कहकर पुकारते। सही को इस टॉर्चर का अंत नहीं दिख रहा। उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि कोई उसकी आवाज़ भी सुन सके, और अगर वह मीडिया में जाती है तो भी उसकी जान को खतरा था क्योंकि ऐसे सिरफिरे आदमी का कोई भरोसा नहीं था। कई दिनों के मेंटल टॉर्चर के बाद सही ने 7वें दिन ऑफिस जाकर रिजाइन कर दिया। उसके 2 दिन पहले आए नए मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, तुम्हारे साथ जो दिक्कतें हो रही है मैं जानता हूँ, वह बहुत पावरफुल है, तुम उससे नहीं जीत सकोगी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम यह जॉब छोड़ दो या तो तुम मुझे खुश कर दो। मैं विभोर के चाचा को अच्छे से जानता हूँ, उनसे बोलकर विभोर से पीछा छुड़वा दूंगा और तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा जॉब में, लेकिन जब मैं चाहूँ तुम्हें मुझे खुश करना होगा। सही शॉक्ड हो गई। उन्हें देखने लगी कि क्या सब जगह ऐसे ही राक्षस भरे पड़े हैं। वह मैनेजर उसके पीछे आ गया, गंदे तरीके से उसकी पीठ को छूने लगा तो सही ने उसे धक्का दे दिया और रोते हुए ऑफिस से चली गई। एक बार फिर पीजी तक के सफ़र पर विभोर के चेलों ने उसे तंग किया और रास्ता रोक धमकाने लगे कि चुपचाप विभोर के पास जाकर उसको खुश कर दे। एक बार की ही तो बात है, वरना कल तो तू उनके पास ही होगी। सही बहुत ज़्यादा डरी हुई सी अपने पीजी पहुंची। उसने तुरंत अपने बैग्स पैक किए और रूम के विंडो से सड़क पर देखने लगी कि वहां विभोर के चेले हैं या चले गए। उन लड़कों को पता था कि सही एक बार पीजी में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलती है, तो आवारागर्दी करते हुए वहां से चले गए थे। सही ने फेस पर स्कार्फ बांधा और बैग ले पीजी वालों का हिसाब क्लियर कर वहां से निकल गई और बनारस के लिए निकल गई। चूँकि सही सुबह ही यहाँ से ट्रेन से निकल गई थी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो अपने घर आ चुकी थी। सही इतने दिनों के मेंटल ट्रॉमा के बाद घर लौट बहुत खुश थी। उसके पेरेंट्स ने उससे वापस आने का रीज़न पूछा तो उसने बोल दिया कि वो उनके बिना नहीं रह पा रही थी। वह यहाँ कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लेगी बट अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेगी। वह सोच रही थी कि आज 8वां दिन है, गनीमत है कि वह यहाँ आ गई, वरना वहाँ बेंगलुरु में तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। दोपहर को लंच के बाद वह अपनी मम्मी से राशन के सामान की लिस्ट, रुपए और थैला लेकर बाजार के लिए निकल गई कि थोड़ा अपना शहर भी घूम ले। कई महीने बाद उसको ऐसा करने का मौका मिला है। सही ने अपने पेरेंट्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए सब्जी
और बाकी खाने की चीज़ों की खरीदारी की। फिर वापस घर के लिए चल दी। वह सोच रही थी कि अभी तक तो पापा भी आ गए होंगे तो वो उनके साथ चेस खेलेगी। सई का घर भीड़भाड़ वाले इलाके से थोड़ा दूर था, वहाँ कम ही घर थे। जब वो अपने घर के नज़दीक पहुंची तो उसे घर के बाहर पापा की बाइक खड़ी दिखी। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगी। वह फुर्ती से आगे बढ़ी कि उसकी आंखों के सामने ही उसके घर में तेज धमाका हुआ और वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सई के हाथ से सारा सामान छूटकर गिर गया और वह उस भयानक मंजर को देख जोर से चीख पड़ी। पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल आए और उस दृश्य को देख भयभीत हो उठे। किसी ने सई को संभाला तो किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल की। एक झटके में सई की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वह बेहोश हो गई। जब रात को उसे होश आया तो पता चला कि उसके मम्मी पापा दोनों ही उस हादसे में मारे जा चुके हैं और वो हादसा गैस सिलेंडर फटने से हुआ था। सई को हॉस्पिटल से आज जाने की मनाही थी, बट एक बेटी कैसे खुद को ऐसी सिचुएशन में रोक सकती थी। वह मौका पाकर हॉस्पिटल से भाग निकली कि एटलीस्ट वो पेरेंट्स को देख तो ले। सई रोती हुई सड़क पर भागी जा रही थी कि एक बड़ी सी कार में से कुछ लोगों ने निकलकर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले लिया। सई मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, पर उस पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा था उसके बाद उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। कार के अंदर लड़कों से जूझते हुए उसकी नज़रें जब विभोर पर पड़ी तो उसकी बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। एक सुनसान जगह पर कार को रोक विभोर के सारे चेले उसमें से निकल गए। विभोर ने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि आज सई ने अपने पेरेंट्स को खोया है। उसने उस रोती बिलखती खुद को बचाने को संघर्ष करती लड़की के साथ अपनी हवस पूरी की और मन भर जाने के बाद जिंदा लाश बन चुकी सई को उधर ही सड़क पर फेंक दिया। अगर अपना मुंह खोला तो तेरे खानदान में जो भी है सबको वैसे ही खत्म कर दूंगा जैसे तेरे मम्मी पापा को किया है। मुझसे चालाकी कर रही थी, सोचा कि भागकर यहाँ आ जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो जैसी रेप पीड़ित को समाज नहीं अपनाएगा, इसलिए उठ जा और खुद को खत्म कर ले, वरना इस दुनिया में मेरे जैसे लोगों की कमी नहीं है। सही इस हालत में थी कि उस दरिंदे की बात पर कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकी। सभी उसे वहीं छोड़कर चले गए कि ये खुद ही सुसाइड कर लेगी और उनका सोचा गलत भी नहीं था। सई को हासिल कर लेने के बाद विभोर बहुत खुश था। जब उसे पता चला कि सई बेंगलुरु से घर चली गई है तो वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसे 10 मिनट लगे सई के घर का एड्रेस पता करने में। उसने अपने कुछ चेलों को पीजी भेजा। वहां जाकर उसके चेलों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया तो उनसे डरकर पीजी वाले ने सई का एड्रेस दे दिया। विभोर यहाँ इस निश्चय के साथ आया कि हासिल तो उसे वो 8वें दिन करके ही रहेगा। यहाँ आकर उसने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। सई निष्प्राण सी वहाँ सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी। आज का दिन उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि आज उसने अपना सब कुछ गंवा दिया और उसकी रूह भी छलनी हो गई। वह न जाने कितनी देर तक यूं ही पड़े रहने के बाद अपने मन और शरीर के दर्द को सहन करते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उठ खड़ी हुई और बोझ बन चुकी इस जिंदगी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चली। सामने सड़क पर इक्का दुक्का वाहन गुजर रहे थे। वह खुद को घसीटते हुए उसी तरफ चल पड़ी कि खुद को खत्म कर लेगी। सई ने दूर से आती कार को देखा तो लड़खड़ाते कदमों से बीच सड़क पर जाकर कार के आगे खड़ी हो गई। कार में बैठे लड़के ने जब अचानक से अपने सामने आ खड़ी हुई लड़की को देखा तो तुरंत ब्रेक लगाया। लड़की तक पहुंचते पहुंचते कार रुक तो गई, लेकिन वह फिर भी बेसुध हो धड़ाम से सड़क पर गिर गई। लड़का डरा हुआ सा कार से बाहर निकला और लड़की के पास आकर उसकी नाक और कलाई को चेक किया तो उसे थोड़ी तसल्ली हो गई कि हाँ, सांस भी आ रही है और नब्ज भी चल रही है। लड़के ने लड़की के फेस पर बिखर आए बालों को एक तरफ किया तो उसे देखते ही उसकी आंखों के आगे बिजली सी कड़क उठी। उसने लड़की की हालत देखी जिससे साफ पता चल रहा था कि इसके साथ क्या हुआ होगा। उस लड़के ने अपना कोट उतारकर उस लड़की को अच्छे से ढका और अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उठाकर कार की पिछली सीट पर उसे आराम से लिटा दिया। खुद ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसने अपने पीए मिश्रा जी को कॉल की। मिश्रा जी, मेडिकल इमरजेंसी है, एक लड़की के साथ रेप हुआ है और वह मुझे सड़क पर मिली है। मैं उसे घर ला रहा हूँ, आप किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करें। जी ठाकुर साहब। सई को लगा था कि यह उसकी ज़िंदगी का अंत है, पर सच में यह उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। कुछ घंटे बाद सुबह हो चुकी थी। सई के कानों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही थी। उसे तो लगा था कि वह मर ही गई होगी, लेकिन जब कुछ लोगों की आवाज़ें उसे सुनाई दी तो झट से अपनी आंखें खोल ली। उसकी नज़र सबसे पहले रूम की छत पर पड़ी, जहाँ मॉडलिंग के जरिए खूबसूरत फूल बने हुए थे। उसके दिमाग में पहला विचार यही था कि ये किसका घर है। उसने उठकर अपने आसपास देखा तो एक तरफ टेबल पर कुछ दवाएं रखी थी और पास ही सफारी सूट पहने मिश्रा जी बाजू में छोटा सा बैग दबाए
उसको ही देख रहे थे। तकरीबन 50 की उम्र की महिला कमला जी अपने फेस पर स्माइल लिए उसके पास ही बैठी थी। अनजान लोगों से खुद को घिरा हुआ देखकर सई डर गई और चिल्लाने लगी, कौन है आप लोग और मुझे क्यों बचाया? यहाँ क्यों लाए हैं आप मुझे? मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दीजिए। सई फुर्ती से उठकर रूम के एक तरफ बनी बालकनी की ओर दौड़ पड़ी ताकि वहाँ से जंप कर सके, लेकिन वो वहाँ पहुँच पाती उससे पहले ही उसका सिर घूमना शुरू होने लगा। सई फर्श पर गिरने को हुई कि दो बलिष्ठ भुजाओं ने उसे संभाल लिया और एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कान में पड़ी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मर जाने दूंगा? सई ने आंखें खोली। उस इंसान को देखा तो भौचक्की रह गई, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि आदित्य ठाकुर था, वही प्ले बॉय जिसे उसने कॉलेज के लास्ट डे चाटा मारा था। सई जिसका सब कुछ लूट चुका था। सई के लिए ये एक और खतरा था, ये भी उससे बदला लेना चाहता होगा। सई ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकी और वहीं बेहोश हो गई। आदित्य ने उसे उठाकर फिर से बेड पर सुला दिया और कमला जी को कहा, आप जानती है कि ये किस दौर से गुजर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत प्यार से इसके साथ जख्मों पर मरहम लगाएं, जिससे ये जितनी जल्दी हो सके ये रिकवर हो जाए। आदित्य रूम से निकलने लगा कि मिश्रा जी ने रोका। बड़े ठाकुर पूछ रहे थे कि आप आज ऑफिस जाएंगे या नहीं। आदित्य को मालूम था कि उसके पापा को इस लड़की का ऐसे घर लाना अच्छा नहीं लगा था। आदित्य की सगाई शहर के बड़े बिजनेसमैन शेखर जी की बेटी रिया से हो चुकी थी। बड़े ठाकुर को डर था कि कहीं इस बात पर लोग नमक मिर्च लगाकर उनके दोस्त को भड़का न दे। वो 2 साल पहले ही तय कर चुके थे कि रिया को अपने घर की बहू बनाएंगे और अपने दोस्त शेखर जी को जुबान भी दे चुके थे। आदित्य की माँ का कई साल पहले देहांत हो गया था और अपनी माँ को खो देने के बाद वह काफ़ी शांत रहने लगा था। कोई उसके बारे में क्या कहता है उससे उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह करता वही था जो उसे सही लगता था। आदित्य ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। आदित्य उस रूम से बाहर निकल सीधे अपने रूम में आया और वहाँ रखी कुछ बुक्स में से एक बुक को निकाल उसे ओपन किया। उस बुक में सई की कॉलेज के वक्त की एक फ़ोटो थी। आदित्य पर कॉलेज की हर लड़की फिदा थी, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ सई को पसंद करता था। लड़कियां उसे लेकर तरह तरह की गॉसिप करती थी, एक दूसरे के सामने इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करते हुए झूठी स्टोरीज गढ़ती थी, लेकिन सच इसके ठीक उलट था। आदित्य ने कभी किसी लड़की को आज तक डेट ही नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे खुद का नाम लेकर लड़कियों के बनाए झूठ के पुलिंदों के बारे में पता नहीं था। वो सब कुछ जानता था, पर कभी इन सभी चीज़ों को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। सई को वह सेकेंड सेमेस्टर से ही पसंद करने लगा था, लेकिन सई ने उससे कभी बात ही नहीं की और ना ही उसकी ओर देखती तक थी। वो सामने भी पड़ जाती है तो बचकर निकल जाती। आदित्य को लगता था कि वह उसे पसंद करना तो दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। माँ के जाने के बाद वो इस अकेलेपन को सई के साथ बांटना चाहता था, लेकिन तब तक उसकी इमेज खराब हो चुकी थी। सई भी बाकी लोगों की सुनी हुई बातों पर भरोसा करने लगी, और जो लोग दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं फिर उन्हें सफाई पेश करने की फितरत आदित्य ठाकुर की नहीं थी। आज इतने महीने बाद सई को देख आदित्य खुश था। उसने उसके फोटो को किस किया। वह दुखी भी बहुत था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सई से दोबारा मुलाकात कुछ इस तरह होगी। आदित्य ने डिसाइड कर लिया था कि एक बार पता लग जाए कि कौन हैवान है वो जिसने उसकी सई को इतना दर्द दिया। उस हैवान तक पहुंचने के लिए पहले सई का सदमे से निकलना जरूरी था। शाम तक सई मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से सोती रही। आदित्य ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही उसने अपने पापा के बिजनेस को संभाल लिया था। काम के दौरान उसका ध्यान बार बार सई की तरफ जा रहा था कि वह अभी तक होश में आई होगी भी या नहीं, उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं, कुछ बताया उसने कि क्या हुआ उसके साथ। ऐसे ही सोचते हुए शाम हो चली थी। वह ऑफिस बंद होने के टाइम होते ही कैबिन से निकल रहा था कि बड़े ठाकुर उसके सामने मिल गए। बड़े ठाकुर बोले, कहाँ भागे जा रहे हो बरखुरदार? पापा वो बड़े ठाकुर बोले, उस लड़की की फिक्र है ना तुम्हें? आदित्य बोला, पापा आपको अच्छे से पता है कि वह कॉलेज टाइम में मेरी क्लासमेट रही है और जिस हालात में वह मुझे मिली है, तो मेरा उसके लिए टेंशन लेना बनता है। जब वह होश में आएगी तो उससे पूछना तो पड़ेगा ना कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया। इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बिल्कुल है, और मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। ऐसे सीधे घर पर नहीं लाना चाहिए था। उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे और हो सकता है कि तुम भी किसी कुचक्र में फंस जाओ। दूसरों की मदद करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है।
आदित्य, लेकिन इस परोपकार के चक्कर में अपनी गर्दन फंसा लेना समझदारी नहीं है। मैंने सब सोचा था पापा, लेकिन वह रेप पीड़ित है और ये एक पुलिस केस बनता है। अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो शहर में मेरा भी नाम उछलता और उसका भी। किसी और की करतूत पर लड़की की बदनामी होना सही बात नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि उसके साथ ये सब किया किसने, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। सही बेहोश हो गई थी तो मैं उससे उसकी बात जान ही नहीं पाया। एक बार वो होश में आ जाए और सब बता दे, उसके बाद जैसा वो चाहेगी हम मदद कर देंगे। मैं पहले ही खुद से पुलिस कंप्लेन लिखवा देता, लेकिन बाद में बात कुछ और होती तो मैं फंसता। फिर उसे इस हालत में देख मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। आदित्य ने ये सब बोलकर अपने पापा को कन्विंस कर लिया, लेकिन सच केवल इतना था कि वो सई को दुनिया की बुरी नज़रों से बचा न सका। इस बात का उसे अपराध बोध था और अभी वो सई को पूरी दुनिया से छिपा अपने पास रखना चाहता था। सई के लिए उसके दिल में मोहब्बत आज भी पहले जैसी ही थी, लेकिन इस इश्क की कोई मंजिल नहीं थी। इसलिए उसने अपने पापा की खुशी के लिए रिया से शादी के लिए हाँ बोल दिया था। बड़े ठाकुर बोले, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस लड़की को होश आ जाए उससे सारी बातें पूछकर उसे उसके घर वालों के पास भेज देना। उसकी फैमिली भी परेशान हो रही होगी। आदित्य बोला, हाँ पिताजी। क्या तुमने अपने किसी कॉलेज फ्रेंड से उस लड़की के घर वालों के बारे में नहीं पूछा? आदित्य बोला, मैंने कॉलेज के किसी भी शख्स से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखा है, तो किससे क्या पूछे? बड़े ठाकुर ने डीप ब्रीथ ली। डू वॉट एवर यू वांट बट डोंट फॉरगेट इट कि तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। मैं उस लड़की की मदद के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट अपनी लाइफ में उसकी वजह से प्रॉब्लम मत आने देना। जाओ, जाकर देखो उसे। आदित्य जाने लगा कि बड़े ठाकुर ने उसे रोका। यह लड़की सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े ठाकुर बोले, हाँ मेरा ये कहना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तो संभल कर रहना। आदित्य बोला, आपको आज तक मैंने कभी शिकायत का मौका दिया है? नहीं दिया है और ना आगे दोगे, पर कहना मेरा फर्ज बनता है, बाप हूँ तुम्हारा। आदित्य घर के लिए चला गया। सोती हुई सई की आंखों के सामने कल का खौफनाक मंजर चलचित्र की भांति चल पड़ा कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसका घर किसी रेत के टीले की मानिंद ढह गया और कैसे उस विभोर ने उसकी आत्मा को गंदा कर दिया। सई की आंखें खुल गई और वो दहशत से चीखने लगी। कमला जी उसकी चीखें सुन दौड़कर उसके पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ देर तो सई बेकाबू रही, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद के आसपास प्रेम भरा सानिध्य पाकर उसकी तकलीफ थोड़ी कम हुई। कमला जी उसकी पीठ को थपकी देने लगी और उसे पुचकारते हुए लार दुलार करने लगी। सई यह प्रेम पाकर उनके कंधे पर सिर टेक रोने लगी। वह बहुत देर तक रोती रही। जब उसकी रोने की ताकत खत्म हो गई तो वह चुप हो गई। थोड़े टाइम बाद आंसुओं से भरी आंखों से कमला को देखते हुए उसने धीरे से बोला, आप कौन हैं और आदित्य यहाँ क्या कर रहा है? वो मुझे यहाँ क्यों लाया है? मेरे पास उसे देने के लिए अब कुछ नहीं है। मैं पहले ही बर्बाद हो चुकी हूँ। उस लड़के ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे मम्मी पापा को भी मार डाला। ये आदित्य भी मुझसे उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता है। आंटी, आप कोई भी हो, प्लीज़ मुझे मार दो। मैं जीना नहीं चाहती, मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। कमला जी उसे ढांढस बांधते हुए बोलने लगी, नहीं बेटी, इस तरह की बात नहीं करते। जिसने तुम्हारे साथ ये बुरा सलूक किया है, ईश्वर अवश्य ही उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा देगा। लेकिन तुम आदित्य को गलत समझ रही हो बेटी। वो तो बहुत गंभीर और कम बोलने वाला लड़का है। मैं उसकी दाई माँ हूँ। वो छोटा सा था, उसकी माँ गुजर गई थी। औरों के लिए वह छोटे ठाकुर है, लेकिन मेरे लिए आदित्य ही है। मुझे अपनी माँ का दर्जा देता है, इसलिए बड़े हो जाने के बाद भी उसने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। मैं अब भी उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ों का भी ख्याल रखती हूँ। तुम ही कहो कि उसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम कल रात उसकी कार के सामने आकर बेहोश हो गई थी, तो तुम्हारी हालत देख वो तुम्हें यहाँ ले आया। कल से कई बार तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ चुका है। वो तुमसे कोई द्वेष नहीं रखता। कमला जी ने उसे हर तरह से सबल किया। काफ़ी वक्त समझाने के बाद उन्होंने सही का रोना तो बंद करवा ही दिया। कमला जी बोली, तुम उठकर गुनगुने पानी से नहा लो, इससे तुम्हारे शरीर की सिकाई भी हो जाएगी और तुम्हें हल्का भी लगेगा। उसके बाद मुझे अपनी माँ समझकर सारी बात बताना। तुम्हारे परिवार में और कौन है? मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ, वो लोग तुम्हें ले जाएंगे। सही बोली, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। दादा दादी पहले ही गुजर चुके हैं। मम्मी तो अनाथ ही थी। मेरे मम्मी पापा को कल मार दिया गया। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, उन्हें एक बार देख लेना चाहती हूँ। कमला जी सई को सहारे से उठाकर बाथरूम ले जाने लगी। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ,
आदित्य आता ही होगा, वो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएगा। उनका अंतिम संस्कार तो तुम्हें ही करना होगा ना। सई बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तुम उस बात की चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त हो चुका है। कमला जी सई को लेकर बाथरूम के अंदर जाने लगी, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो अकेली चली जाएगी। पर कमला जी को पता था कि सई इस हालत में नहीं है। वो उसे बाथरूम के अंदर ले गई और बहुत प्यार से उसके जख्मों को साफ किया और गुनगुने पानी में सावर दिया। सई बिल्कुल चुप थी, उसे अभी भी कुछ खास होश नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि वो अपने मम्मी पापा को देखेगी। आदित्य घर लौट सीधे सई के रूम में आया, बट वो उधर नहीं थी। बाथरूम से आती सावर की आवाज़ सुन वो समझ गया कि वो वहाँ है। आदित्य उधर ही बैठकर सई के वापस आने का वेट करने लगा। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।